डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्लास 3। तो देखते हैं इसी में डेप्रिसिएशन फुल ईयर, हाफ ईयर, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। ओके, ब्लॉक ऑफ असेट्स का डिस्कशन हो गया था। इसी में एक और टॉपिक ऐड करने जा रहा हूं, पेज नंबर 4 ऑफ द चैप्टर, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)(a, ये सेक्शन 32(1)(2)(a एडिशनल डेप्रिसिएशन ये बताता है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और लगाते हैं तो कंट्री का बेनिफिट है कि नहीं। अगर कंट्री के अंदर नई प्लांट एंड मशीनरी लोग इंस्टॉल करेंगे फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उससे जितनी ज्यादा इंस्टॉलेशन ज्यादा होगी उतनी ही प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा। मेक इन इंडिया और ये सारे कंसेप्ट क्या है? फॉलो हो पाएंगे। हम चाइना और वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो कंट्री के लिए अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा मशीनरी अपने इंडिया में क्या है? इंस्टॉल हो। तो इसके लिए एक लालच दिया गया है कि अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड नहीं, इधर से खरीदी इधर वाले ने लगा ली, फिर तो कंट्री का क्या फायदा हुआ? एक की मशीनें कम होगी, एक की ज्यादा ना। क्या लगानी है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर्पस। यानी किस लिए लगानी है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए नई मशीनें लगानी है। तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगाने को मिलेगा? 20% पर annum। यानी आप मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन नॉर्मल लगाते हैं? 15% ना, 20% और लगा लो एडिशनल, टोटल 35% हो जाएगा। टोटल 15 प्लस 20 एक्स्ट्रा। और ये डेप्रिसिएशन अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड आफ्टर 3 अक्टूबर 2020, तो आपको 2020-21 में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो कितना लगा पाओगे? 20% का हाफ, यानी कि कितना? 10%। बाकी बेकार नहीं जाएगा। रिमेनिंग 10%, 20 में से 10 तो आपने हिस्सा लगा लिया, बाकी 10% कैन बी चार्ज्ड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से मेरा मतलब क्या है? 21-22 में चार्ज कर लेना। आधा अब लगा लो, आधा अगले साल, बस हर बार नहीं है। एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको कितना? 20%। अगर आपने मशीन लेट लगाई 3 अक्टूबर के बाद तो अपना नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी हाफ ईयर हो जाता है ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा? 50%, यानी 10%। बाकी बेकार नहीं जाएगा, बाकी का 10% नेक्स्ट ईयर काट लेना, बस उसके बाद नहीं। उसके बाद तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लाइफ टाइम लगना ही है, एडिशनल नहीं लगेगा। बट कंडीशन इज दैट प्लांट एंड मशीनरी क्या हो? न्यू, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी ना हो कि पहले किसी ने लगा ली, वहां से उसने आपको बेच दी, आपने लगा ली ना। इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी ना हो, और मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। अगर मैं कहता हूं ऑफिस के अंदर मशीन लगा ली, तो ऑफिस की मशीनरी नहीं। किसी एम्प्लॉय के घर में फ्रिज दे दिया, एसी दे दिया यूज के लिए, उस पर नॉर्मली लगाना, एडिशनल नहीं। एडिशनल तो सिर्फ किन मशीनों पे है? विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर्पस, उन पे 20, वरना नॉर्मल तो लगेगा। एक क्वेश्चन आता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, उस फैक्ट्री के अंदर एसी लगाए दो, नहीं, क्योंकि वहां भी कूलिंग की जरूरत है। कुछ ऐसा होता है ना कि कूलिंग ना हो, एक तो वर्कर के लिए काम करना मुश्किल और मशीनों की वर्किंग भी ज़्यादा हीट होने से दिक्कत। तो वो एसी लगाया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, तो इनडायरेक्टली वो भी क्या कर रहा है? हेल्प प्रोडक्शन में। उस पर भी क्या एडिशनल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं।
एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाया, देखो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको कंप्यूटराइज इंडिकेशन देने होते हैं। अब जैसे मान लो ये ब्रेड कटिंग करती हैं, ब्रेड बनाती हैं मशीनें, तो अब पैकिंग करनी, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑपरेट होती हैं। प्रिंटिंग प्रेस वालों की मशीन देख लो, वो कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑपरेट होती है, वो कमांड देते हैं, उतने पेज निकालती है वो, और उस पर आता भी रहता है इतने पेज रह गए, इतने आ गए, ऐसे। तो कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाया, वैसे कंप्यूटर पे कितना डेप्रीसिएशन लगता है? 40%। उस पे साथ में एक्स्ट्रा लगा लेना, कितने परसेंट? 20 एडिशनल डेप्रीसिएशन। वैसे जब कंप्यूटर लैपटॉप माइंड में आता है ना, तो लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट थोड़ी है ये तो ऑफिस यूज, अकाउंट बनाना, इसके लिए। यस, लेकिन अगर उसने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में प्लांट के अंदर लगा है, तो उस पे भी यू कैन क्लेम एडिशनल डेप्रीसिएशन। ऑफिस वाले पे नहीं, एम्प्लॉय के घर में लगाया कुछ, उस पे नहीं, व्हीकल पे भी नहीं, व्हीकल पे भी नहीं। अब आपको जी फैक्ट्री में भी व्हीकल काम आता है, तो वो व्हीकल जो है जिसकी अलग कैटेगरी नहीं, वो भी मशीन है? नहीं, व्हीकल्स पे नहीं, व्हीकल पे एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं, ऑफिस की मशीनों पे, इक्विपमेंट पे नहीं, एम्प्लॉय के घर में लगे सामान पे एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं, यूज्ड, कहीं पे यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी आपने पुरानी, उस पे भी नहीं, उस पे नॉर्मल लगाना, एडिशनल नहीं। क्लियर? अब बताना, एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैं कह रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी 15% का 1 अप्रैल 2020 में WDV पड़ी है 2 लाख। ओके, आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। मैंने आपको बता दिया 1 जून 20 में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 लाख की मशीन ले ली। फिर कह रहा हूं न्यू प्लांट एंड मशीनरी और खरीदी, ये भी किस लिए खरीदी? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 1 दिसंबर 20 में, ये चलो 3 लाख है, ये 1 लाख है। टोटल ब्लॉक कितने का हो गया? कोई बेची तो देख लेते हैं, कोई बेची तो नहीं बेची मान लो, बस। मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं बेची, तो ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी? लेस सेल है ही नहीं, कोई सेल। सेक्शन 50 कहां से ऑपरेट होगा? कुछ बेचा ही नहीं है, सेल कंसीडरेशन आए नहीं। 6 लाख पे डेप्रीसिएशन लगाओ। एक तो कौन सा डेप्रीसिएशन लगाओगे आप? नॉर्मल। कितना? इस 2 लाख वाली पे और इस 3 लाख वाली पे फुल ईयर का लगेगा, क्योंकि ये वाली जून में लगा ली, तो 3 अक्टूबर से पहले लगाई, तो मोर देन 180 डेज हो गए ना, तो डेप्रीसिएशन किसका लगेगा? फुल ईयर का लगेगा। तो कितना लगा लेंगे यहां पे डेप्रीसिएशन आप? 15% पूरे साल का। कितना करना फुल ईयर का? 75,000। ये जो 1 लाख की लगाई है, इस पे 15% तो लगाएंगे, लेकिन लेट लगाई आपने, 3 अक्टूबर के बाद लगाई है, तो 180 डेज हुए ही नहीं, करीब 120 के आसपास हैं, 4 महीने, तो 6 मंथ्स का लगाएंगे। कितना? 75। टोटल कितना हो गया? 82,500 नॉर्मल डेप्रीसिएशन हो गया। ओके, अब आ जाओ कौन से डेप्रीसिएशन पे? एडिशनल डेप्रीसिएशन। और एडिशनल डेप्रीसिएशन का सेक्शन याद रखना, 32(1)(2)(a), सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A। उसके अकॉर्डिंग इस 2 लाख वाली पे तो क्या लगेगा? 2 लाख वाली 3 लाख वाली 3 लाख वाली पे कितना लगेगा? फुल ईयर का 20%। कितना? एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना लग जाएगा? 60। इस 1 लाख वाली पे 20% तो लगना था, लेकिन नहीं, लेट लगाने की वजह से कितना लगा? हाफ। 6 मंथ्स का कर लो, यानी कि 50% लग पाएगा। कितना? 10,000। टोटल एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 70। तो टोटल एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो 70,000 हो गया। टोटल नॉर्मल डेप्रीसिएशन 82,500। तो इन दोनों डेप्रीसिएशंस का अगर मैं टोटल करूं, तो टोटल डेप्रीसिएशन नॉर्मल वाला कितना है? 82,500, एडिशनल वाला 70। तो टोटल डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया? आप मुझे WDV बताओ कितनी होगी प्लांट एंड मशीनरी की 1 अप्रैल 2021 में?
447,500। ये WDV जाएगी नेक्स्ट ईयर कितनी, 447,500 की WDV नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होने वाली है। नेक्स्ट ईयर आप क्या करना, एडिशनल डेप्रीसिएशन नेक्स्ट ईयर फिर लगाना। अगले साल जो WDV जाएगी ना 1 अप्रैल 21 में प्लांट एंड मशीनरी की WDV कितनी जाने वाली है, नेक्स्ट ईयर जब डेप्रीसिएशन लगाओगे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन जो लास्ट ईयर का रह गया था, कितना रह गया था, 1 लाख वाली मशीन पे 20% आधा लग गया था, आधा रह गया था, कितने रुपए, 10। ये 10 काट लेना अगले साल, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। यानी एक बार में 20%, इस पे नहीं लगाना बोर्ड अगले साल, इस पे पूरा लग चुका है 20%, बस अगले साल तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन चलेगा 15%, एडिशनल डेप्रीसिएशन का खेल खत्म। यानी एक बार लगेगा एडिशनल, लालच है कि आपको डेप्रीसिएशन ज़्यादा अलाउ कर देंगे, ये लालच है। समझे बात, कोई डाउट इसमें? लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एडिशनल डेप्रीसिएशन तो लगेगा ना अगर असेट की WDV बचेगी। बाय चांस असेट की WDV ना बचे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन लगा पाओगे? नहीं। क्वेश्चन देखना, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखना। मैंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी पहले पड़ी है कितने की, 2 लाख, और खरीदी कितने की, थोड़ा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपने नई मशीन खरीदी है सपोज 1 लाख की, और कब खरीदी है, 1 नवंबर 20 में पुट टू यूज की है, डेट बदल दी मैंने, 1 नवंबर 20 में मैन्युफैक्चरिंग पर्पस खरीदी है, कितने का ब्लॉक हो गया, 3 लाख। मैंने कहा एक प्लांट एंड मशीनरी बेच दी आपने 2,60,000 में, तो इसका मतलब WDV ही कितनी बची है, 40। पहले तो आप माइंड में सेक्शन 50 लाओ, क्या बेचा आपने, पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपने बेचा है। 3 लाख वाला 3 लाख का पूरा ब्लॉक था, एक पार्ट बेचा, क्योंकि सारी बेच दी होती तो कैटेगरी ए हो जाती, और कैटेगरी ए हो जाती तो कम में बिकने से ये क्या जाता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, नो WDV नो डेप्रीसिएशन। फिलहाल आपने पार्ट बेचा है तो कौन सी कैटेगरी, बी में क्या वो पार्ट इतना ज्यादा बिक गया कि पूरे ब्लॉक 3 लाख से ज्यादा नहीं, कम में बिका है, तो ये कौन सी कैटेगरी, अगर कैटेगरी दूं, ये B2 कैटेगरी है जिसमें डेप्रीसिएशन लगता है। डेप्रीसिएशन लगाने के लिए मेथड कौन सा चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुरानी पहले बिक गई 260 में, ये बिक गई थोड़ी, ये बिक गई, तो बची हुई किस में से पड़ी है, इसमें से। तो आपके पास 40,000 WDV बची पड़ी है, इस पे पहले तो कौन सा डेप्रीसिएशन लगाओ आप, नॉर्मल लगाओ। 40,000 का 15% हाफ ईयर का लगाओगे तो डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, 3,000 प्लस अब क्या लगा लो, एडिशनल डेप्रीसिएशन। एडिशनल डेप्रीसिएशन 1 लाख पे कहां से लगाऊं, वैसे तो नई मशीन 1 लाख की थी, 1 लाख पे लगाना चाहिए, पर 1 लाख WDV नहीं बची, 1 लाख पे कहां से लगा लूं, कितनी WDV बची, 40 पे चलने दो, बस 40 पे लगाओ, कितने परसेंट, 20%। लेकिन क्योंकि ये कब लगाई है, 3 अक्टूबर के बाद, इसलिए एडिशनल वाला भी आधा लगेगा, 6/12 कर लो या 50% कर लो, कितना, 4,000। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 7। अगर कोई पूछे WDV कितनी बची प्लांट एंड मशीनरी की, WDV 1 अप्रैल 21 में WDV कितनी जाएगी, 40,000 माइनस 7, कितनी जाने वाली है, 33,000। नेक्स्ट ईयर WDV 33 जाने वाली है, क्लियर। लेकिन घबराने की बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन और अलाउड होगा, किस पे, जो आधा बच गया, ये 40 वाली पे 20% आधा लग गया आज, आधा 50% अगले साल काट लेना, कितने रुपए, 4,000 रुपये। समझे बात, इस तरह से डेप्रीसिएशन काट सकते हैं आप। समझाया एडिशनल का सारा पंगा क्या है। सेकंड हैंड खरीदी तो कौन सा डेप्रीसिएशन लगा लेना, नॉर्मल जो 15 वाला, एडिशनल नहीं लगेगा, क्लियर। और ये जो रेट है ना
20% एडिशनल डेप्रीसिएशन की, इसकी बजाय 35% एडिशनल डेप्रीसिएशन हो सकता है इफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस इंस्टॉल्ड इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। सारा बंगाल नहीं, कोलकाता में फैक्ट्री लगा लोगे तो उस पर एडिशनल 20 ही लगेगा, 35 नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है। इन स्टेट्स का सारा एरिया बैकवर्ड नहीं है। स्टेट में जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट क्या है बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिए सरकार ने, वहां पे फैक्ट्री में नई मशीनें लगाओगे ना तो एडिशनल 20 नहीं, कितना लगा लेना 35 और ज्यादा लालच। मान लो पटना में आपने प्रोजेक्ट लगा लिया, पटना जो है बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं है, पटना तो बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का सिटी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, अच्छा शहर है, पटना में नहीं मिलेगा 35, कितना मिलेगा 20। लेकिन सासाराम में लगा लिया आपने, वहां पे एक जगह है बिहार में, वहां पे प्रोजेक्ट लगा लिया आपने, ठीक, तो वो जो एरिया है मान लो इस तरह का, तो वहां पे आपको बैकवर्ड डिक्लेयर है तो वहां पे कितना लग जाएगा 20 नहीं 35। पहली बात तो वो सिर्फ 4 स्टेट है वहां, कौन कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल और बिहार। हरियाणा में लगा लिया, कहते जी बहुत बैकवर्ड है, ना ना 20% ही लगाओ, 35% तो इन 4 स्टेट का भी कौन सा एरिया, जो जो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिक्लेयर है। अब उस लिस्ट में मुझे नहीं जाना, ना हम डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करेंगे, एग्जाम में हमें बता देगा कि हाँ ये वाला उस एरिया स्पेसिफाइड एरिया है, बैकवर्ड एरिया है ना। बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे ऐसे ही है, बड़ा बैकवर्ड एरिया जो बंगाल बॉर्डर के साथ लगता है, 24 परगना नाम है कोई, बड़ा अलग अलग एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे क्या है बैकवर्ड डिक्लेयर है। ये नंदीग्राम, ये किसी जमाने में बहुत बैकवर्ड था, टाटा का प्रोजेक्ट लग रहा था, लोगों ने विरोध कर दिया, टाटा ग्रुप बड़ी अच्छे रेटों में जमीन ले रहा था, ये ममता बनर्जी अपोजिशन में होती थी, विरोध करके इन्होंने क्या है वहाँ प्रोजेक्ट लगने ही नहीं दिया, सिंगूर और नंदीग्राम में बड़ा बैकवर्ड डिक्लेयर था, 20,000 रुपये एकड़ में जमीन मिलती थी बोलो आप, और अपने इधर नॉर्थ इंडिया में तो दिखाने के 20,000 रुपये मांग ले जमीन मतलब वहाँ ऐसा था। और वहाँ टाटा का प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन अच्छा हो जाता, लोगों को काम मिल जाते, ज़मीनें महंगी हो जाती, अच्छे रेट दे रहे थे टाटा ग्रुप वाले, विरोध कर दिया, धरने ये वो, और उन्होंने प्रोजेक्ट उठा के गुजरात में शिफ्ट कर दिया था वो। तो अच्छा रहता है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट लग जाएं तो चलो, तो बैकवर्ड एरिया में प्रोजेक्ट लगा लो इन 4 स्टेट के, तेलंगाना के, आंध्र के, बिहार के, बंगाल के, उनमें लगाओगे 35। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, ये स्पेसिफाइड एरिया ये हो और मशीनें, प्लांट एंड मशीनरी न्यू इंस्टॉल कब होनी चाहिए, बिफोर 1/4/20। अब आप देखो ये कंडीशन ने काम खराब किया है, ये उन लोगों के लिए रूल था 1/4/20 से पहले मशीनें लगा लो, मतलब खरीद लो तो एडिशनल है, अगर 1/4/20 के बाद लगाओगे तो 35% का काम खत्म। यानी अब आज की बात करूं तो प्रीवियस ईयर 20-21 से 35% वाला काम खत्म हो चुका है। अब क्या लगेगा, सिर्फ 20% जो नई मशीनें खरीदोगे अब, क्योंकि 1/4/20 के बाद जो मशीनें खरीदी जा रही हैं उन पे एडिशनल 35% बंद कर दिया गया है, उन पे कितना लगेगा एडिशनल 20। यानी अब पूरा इंडिया एक कर दिया गया है, 1 अप्रैल 20 के बाद नई मशीनें लगाओगे, चाहे इन 4 स्टेट के बैकवर्ड एरिया में लगाओ, चाहे इंडिया में कहीं और लगाओ, कितना लगेगा 20%। तो आप कहोगे सर फिर हमें पढ़ा क्यों रहे हो, हटा दो ना यहाँ से। लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर पिछले साल लास्ट में मशीनें लगी हों 19-20 में, उन पे 35% का आधा लगाओ 17.5, बाकी का 17.5 अब लगेगा ना। समझे बात, कि मान लो मैं कहूँ जनवरी 20 में मशीनें लगा ली, जनवरी 20 में मशीनें लगाई बिहार के बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, और वहां पे अगर मशीनें लगा ली बिहार के बैकवर्ड एरिया में जनवरी 20 में, तो आपको 35% का हाफ अलाउड होगा। मान लो 1 लाख की मशीन लगा ली बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार जनवरी 20 में, तो 19-20 वाले साल में 17,500 रुपये अलाउड हुआ, 35% का हाफ, बाकी 17.5 अब काट लेना। नहीं लगाओगे अब 1 अप्रैल 20 के बाद नहीं,
कोई चक्कर नहीं 35 का, कितना लगेगा 20% एडिशनल, फिर सारा इंडिया एक हो गया है। बीजेपी सरकार की पूरी कोशिश है इनकम टैक्स में जो भी बेनिफिट, डिडक्शन, एग्जम्पशन उड़ा दो, सारी दुनिया को पूरा ज़्यादा ज़्यादा टैक्स भरवाओ, खत्म करते जा रही है डिडक्शन, एग्जम्पशन, वेटेड डिडक्शन। इनका जोर चले तो 80C भी खत्म कर दें। ये पीछे तो तैयारी कर ली थी, वो नया 115 BAC जो सेक्शन आया, एक बार तो यही था कि खेल खत्म, इंश्योरेंस कंपनियों को भरागी कि अगर ये 80C की डिडक्शन 1.5 लाख वाली खत्म कर दी तो लोगों ने जीवन बीमे करवाने ही बंद कर देने हैं, हमारी कंपनीज का क्या होगा। फिर सरकार ने कहा बंद नहीं कर रहे, ऑप्शन में डाल रहे हैं कि डिडक्शन लेनी है, पुराना रूल लगाओ, फिर तो 80C ले लो, नहीं तो टैक्स की रेट कम है, 115 BAC ऑप्ट करो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा ऑप्शन में डाल दिया, कंपल्शन में नहीं है। तो कम करते जा रहे हैं, आने वाले सालों में शायद ये एडिशनल डिप्रिसिएशन भी दिखना बंद हो जाए, शायद अभी तो है। यानी 20% तो हमेशा मिलेगा, अब भी मिलेगा, 1 अप्रैल 20 के बाद भी मिलेगा 20, 35 हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो बता रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन किसी शिप, एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलता, व्हीकल पे भी नहीं मिलता। ओके, कोई भी एसएससी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का करता हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में पावर जनरेशन भी आता है। और एक जजमेंट आई थी पीछे, प्रिंटिंग प्रेस वाले मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, सेकेंड पॉइंट में लिखा है यस, दे विल ऑल्सो बी कंसिडर एज अ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि प्रिंटिंग वाले कई लोगों ने चैलेंज किया था, इसका ना GST में भी बड़ा पंगा है। प्रिंटिंग सर्विस है कि गुड्स के सेलर हैं ये सर्विस, क्योंकि वो प्रिंटिंग का काम सर्विस, पर पेपर वो अपना लगाते हैं, प्रिंटिंग करके देते हैं, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स। तो प्रिंटिंग वालों को डेप्रिसिएशन एडिशनल लगाने को मिलेगा, क्या वो मैन्युफैक्चरर माने जाए? यस। प्रिंटिंग प्रेस है, पंफलेट, बुक्स और ये प्रिंटिंग करते हैं, उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड है। मैं कोई मशीन खरीदूं, क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा? नहीं, क्योंकि अपा मैन्युफैक्चरर नहीं है, सही है ना, मैन्युफैक्चरर को अलाउड है, प्रिंटिंग वाले को अलाउ कर दिया गया, जजमेंट थी इस पे। ओके, नॉर्मल के अलावा एडिशनल लगना है। कभी कभी स्टूडेंट पूछता है, कहता है सर ये WDV में से एडिशनल डेप्रिसिएशन कम होता है? होता है, काट के दिखाया था मैंने अभी, ये देखो 40 में 3 ये 4 ये, टोटल कम होके WDV कितनी आ गई? 33। यानी ये असेट की वैल्यू में से नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कम होता है। ओके, तो ये कह रहा है 35 अलाउ हो जाएगा क्या? कहता अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें खरीदी 1 अप्रैल 20 से पहले और ये बैकवर्ड एरिया आंध्रा, बिहार, तेलंगाना, बंगाल में लगाई हैं, 1 अप्रैल 20 से पहले लगाई हैं, ओके, तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो यानी कहने का मतलब वही है, आधा वाला रह गया हुआ ना किसी का, अगर 19-20 का, वो आधा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अब तो 35 बंद कर दिया है। अब भी बंगाल के बैकवर्ड एरिया में मशीनें लगाओगे 2021 में, तो भी कितना मिलेगा? नॉर्मल 20% वाला, 20 तो है ही है, एक्स्ट्रा वाला 35 नहीं 20 ही मिलेगा। सारे इंडिया में एक ही रूल हो गया अब, 20% एडिशनल। ओके, तो इन अदर वर्ड्स बता रहा है बॉक्स में, कहता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जैसे कि आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 20 के बाद खरीदी, तो आपको एडिशनल सिर्फ 20 मिलेगा, ना कि 35%, सही है। यानी इस साल जो मशीनें खरीदोगे बैकवर्ड एरिया में लगाओ चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, 20% ही अलाउड है। ओके, डिडक्शन कब नहीं मिलेगी? फर्स्ट, कहता अगर कोई यूज्ड मशीन लगाई है, इंडिया या इंडिया के बाहर लगी हुई मशीन आपने खरीदी है, उस पे एडिशनल नहीं मिलेगा। ऑफिस में मशीनें लगाई हैं, एम्प्लॉइज के घर में दी हैं, उन पे नहीं लगेगा। ऑफिस में कंप्यूटर लगाया और ट्रक व्हीकल वगैरह हैं, उन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और ऐसा कोई भी मशीनरी जिसको PGBP में पूरा अलाउ कर दिया गया हो, तो उस पर डेप्रिसिएशन की उम्मीद छोड़ दो। आगे ना एक सेक्शन आने वाला है 35 AD जैसे जी बिजनेस में, उसमें कुछ बिजनेस स्पेसिफाई हैं, जिसमें फर्टिलाइजर का है या हनी बी वैक्स का है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाने आपने उस तरह का है, कोल्ड स्टोर बनाने का है, लिस्ट है उसमें, होटल हैं 5 स्टार 7 स्टार बनाने का है, तो 5-7 मैंने बताया, इस तरह लिस्ट है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हो आप, इस तरह के बिजनेस कर रहे हो आप, फर्टिलाइजर का, शुगर का, हनी बी वैक्स का,
फैब्रिकेशन ऑफ वेफर टाइल वगैरह का, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डालने का, 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाने का, इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। लालच दे रही है सरकार, करो इस तरह के बिजनेस, पूरी की पूरी मशीनें या कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% एक ही साल में डाल लो P&L में। मतलब डेप्रिसिएशन कहां से लगाने देंगे जब पूरी मशीन ही P&L में लिखने को कह दिया, लिख ले। 5 लाख की मशीन लिखी, डालो 5 लाख P&L में। क्या डेप्रिसिएशन अलग से उम्मीद रखते हो आप? जब पूरी मशीन ही 100% आ गई P&L में, तो उन केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा, वहां तो नॉर्मल भी नहीं लगेगा। जब पूरी मशीन ही P&L में आ गई, उस सेक्शन में पूरा खर्चा ही कैपिटल एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू मान लिया, तो एडिशनल या नॉर्मल डेप्रिसिएशन की उम्मीद छोड़ देना। आगे एक सेक्शन आएगा 35, साइंटिफिक रिसर्च का है। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए असेट्स खरीदो, अच्छी बात है। कंट्री में साइंटिफिक रिसर्च हो तो देश का फायदा ही है। अगर रिसर्च पर्पस से, जैसे मान लो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मान लो रेनबेक्सी या ये सिप्ला, हिमालय, आप रिसर्च कर रहे हो कोरोना के ऊपर, बढ़िया बात है कंट्री के लिए। 100 रिसर्च करेंगे तो 4 की कामयाब भी होंगी। ऐसे ही है, मेडिसिन लग रही है, देखो जगह जगह लगा रही है सरकार। अभी तो रिजल्ट पता लगेंगे क्या आते हैं क्या नहीं, लगाते जाओ। तो सरकार ने कह दिया है 45+ वालों को तो अगले 15 दिन में सबको लगा दो, वैक्सीन लगी होगी, कहता फिर उसके बाद टेस्टिंग आप कर देंगे बंद, कोरोना पेशेंट आने बंद हो जाएंगे। यही करेंगे सरकार, दवाई भी तो बेचनी है, तो सबके लगा लगू के टेस्टिंग कर देंगे बंद, और फिर कह देंगे भैया कोरोना खत्म हो गया है। ऐसे ही करेंगे। तो चलो, वो वैक्सीन पे रिसर्च कई कंपनीज ने की, बाबा रामदेव ने भी निकाली थी, बाद में वो सरकार ने अप्रूव नहीं की कि भैया मजाक बन जाए कहीं कंट्री का। कोरोनिल को उन्होंने बाद में कह दिया इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इम्यूनिटी बूस्टर पे तो देश में पता नहीं किसको क्या क्या खिला रहे हैं लोग, कभी गिलोय का जूस पिला रहे हैं, किसी को क्या पिला रहे हैं, किसी को क्या किसी को क्या। चलो, तो रिसर्च अच्छी बात है ना, कंट्री में हो। आप हिमालय कंपनी वाले हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं मेडिसिन पे, अच्छी बात है। ना भी कामयाब हो, करेगा कोशिश तो कोई कामयाब भी होगा। सरकार कहती रिसर्च साइंटिफिक कर रहे हो, जितनी मशीनें लगाओगे रिसर्च के लिए, बिल्डिंग बनाओगे, 100% डाल लो P&L में, ताकि जिस साल रिसर्च पे पैसा लगेगा उस साल आपका P&L एकदम से नीचे चला जाएगा, टैक्स बच जाएंगे। डेप्रिसिएशन छोड़ो, अब जब पूरी मशीनें ही कह रहे हैं हम P&L में लिख लो, ये लालच है। अच्छी बात है रिसर्च। ये देखो, ये छोटे छोटे कंट्री है, दक्षिण कोरिया है ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो रहने दो, वो नेपालीस है उनका हेड बड़ा, हाँ किम नाम से है, किम जोन, यस, बेकार है वो। लेकिन साउथ कोरिया बड़ा डेवलप हो गया है। जापान देख लो, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। करेंसी कितनी सस्ती है, जापानीज करेंसी इंडिया से भी सस्ती है जापानीज करेंसी। लेकिन उन्होंने रिसर्च करके काफ़ी कुछ हम इंपोर्ट करते हैं उनसे। वहाँ अर्थक्वेक भी आता ना जापान में, बिल्डिंग ऐसे बनी है कि 7 पॉइंट समथिंग का भी अगर ट्रेमर फील हो ना तो पता ही नहीं लगता, अंदर सोए रहते हैं लोग आराम से। मतलब उन्होंने बिल्डिंग्स ऐसी बना रखी हैं। वहाँ वो सेंसिटिव एरिया है, अर्थ प्रोन एरिया है वो, तो अर्थक्वेक बहुत आते हैं, सुनामी आते रहते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ नुकसान नहीं होता। हमारे आ गए ना 7.2, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग एक के ऊपर दूसरी गिर जाएगी, इतने नज़दीक बनी है, दिल्ली जैसे बहुत कंजस्टेड है। तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, बड़ी रिसर्च की है कि अर्थक्वेक का इफेक्ट ना हो बिल्डिंग पे। बिल्डिंग में स्टील भर देते हैं, तो हम गरीब देश क्या करें, स्टील कहाँ से लाए? लोहा 40 रुपये किलो, स्टील 400 रुपये किलो। बिल्डिंग बनानी है कि ताजमहल खड़ा करना है, बोली बात हो जाए, तो कहाँ से लाए? वो स्टील भर रहे हैं। स्टील वो होता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, वो इधर छोटे मोटे ट्रैवल से नुकसान नहीं होता बिल्डिंग का, पर हमारे तो लोहा डलता है, वो ख़त्म हो जाता है थोड़े टेम्पर से। तो रिसर्च करते हैं वो लोग, काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो अच्छी बात है। रिसर्च पे लगाओगे मशीनें तो 100% क्या हो जाएगा, अलाउड। फिर उस पर एडिशनल का ख्याल छोड़ देना। तो कहाँ कहाँ एडिशनल लगेगा? व्हीकल्स पे, शिप पे, एयरक्राफ्ट पे, ऑफिस अप्लायंसेस पे, किसी एम्प्लॉय के घर में लगे हुए इक्विपमेंट्स पे, यूज्ड इक्विपमेंट पे, इंडिया या इंडिया के बाहर यूज्ड हैं उन पे, या जिनको पीजीबीपी में अलाउ ही कर दिया हो पूरा, उन पे कोई एडिशनल का सवाल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे नोट दे रहा है, कूलर एसी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर लगे हों तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा लेना। ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या नई फैक्ट्री वाले को अलाउड है? हाँ जी, आप बताओ।
एक नई फैक्ट्री लगेगी सिर्फ उसे को एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड है, या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस वाला नई मशीन खरीदे उसको भी अलाउड है? उसको भी अलाउड है। आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है, नए वाले को तो सारी पे एडिशनल मिल जाएगा क्योंकि उसकी तो सारी नई मशीनें। रनिंग वाले को जितनी नई मशीनें खरीदेगा उस पे 20% एडिशनल। 35 तो खत्म ही हो गया, वो तो पिछले साल तक मशीनें लगी वो चीज़ है, ठीक। और एक और बेकार पॉइंट, जिन्होंने 115 BAC ऑप्ट कर लिया उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। सपोज मेरी फैक्ट्री है और मैंने 115 BAC है ना, ऑप्शनल टैक्स की रेट कितनी है? 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 है ना। 5 लाख तक 5% है, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 750 10% है, 750 टू 10 लाख 15% है, 10 लाख टू 1250 20%, 1250 टू 15 लाख 30% 25%, और 15 लाख अबव 30। जबकि ओल्ड रिजीम जो है विदाउट 115 BAC 10 लाख के बाद ही क्या लगता है? 30। तो न्यू रिजीम जो है 115 BAC में टैक्स की रेट कम जरूर है पर बहुत सी डिडक्शन अलाउड नहीं। अगर मेरी फैक्ट्री है, मैंने नई मशीनें लगा ली लाख रुपए की, तो मैं अगर 115 BAC ऑप्ट कर लेता हूं तो मुझे ये 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। मुझे कौन सा डेप्रिसिएशन लगाना है? सिर्फ नॉर्मल वाला 15। यानी नो डाउट डेप्रिसिएशन ना अलाउड होने से मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा आने से टैक्स की रेट क्या है? जरूर कम। तो कंपनीज को क्या मिलता है? कंपनी सोसाइटी को 115 BAA, BAB, BAD ये पढ़ते थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब बेसिक कंसेप्ट में कंपनीज को 22% का ऑप्शन था ना, 22% देने, वो पढ़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अगर आप ये न्यू रिजीम के रूल फॉलो करते हो, एक इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो कौन सा काम आता है? 115 BAC, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, वो नहीं लगा पाएगा एडिशनल, नॉर्मल वाला लगाएगा बस। सही है ये चीज। तो डेप्रिसिएशन 180 से कम डेज हो तो कैसे लगेगा? बता दिया, आधा लगा लेना, बाकी आधा अगले साल लगा लेना, ऐसे है ना। ओके, तो आप एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 कह रहा है एबीसी लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में पिछले साल फैक्ट्री। ये पता है क्वेश्चन समझाने के लिए पिछले साल में ले गया अपने को, क्योंकि इस साल लगाई होती तो बैकवर्ड एरिया में 35 होता ही ना, क्या होता 20। पिछले साल ले गया 19-20 में। 19-20 में क्यों लेके गया? क्योंकि तब लगता था, कहता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी installed in backward area of आंध्र प्रदेश। कब इंस्टॉल की? इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर कर लो 4 अक्टूबर 19 के बाद, यानी पिछले साल लेट हो गए थे आप, 180 से कम दिन रह गए थे, तो कितना लगेगा? पिछले साल तो 35% का रूल था, 1 अप्रैल 20 से पहले लगा ली थी मशीन आपने। हाँ, कितने की लगाई थी ये मशीन? आपने 20 करोड़ की मशीन लगाई। तो 2019-20 में इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? इस पे नॉर्मल लगा होगा 20 करोड़ का 15%, 6 मंथ्स का कितना लगा होगा नॉर्मल वाला? 1.5 करोड़। एडिशनल वाला कितना लगा होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 अप्रैल 20 से पहले बैकवर्ड एरिया में मशीनें लगाई, तो कितना लगा होगा? 20 करोड़ का 35%। याद रखना 20 तो अब भी है, लेकिन 35 बैकवर्ड एरिया में, और क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद लगाई तो 50% कितना ला हो जाएगा? 3 यही है ना। और करंट ईयर 20-21 में क्या होगा? बाकी का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो रह गया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 करोड़ वाली उस मशीन पे जो रह गया था आधा, वो अब अलाउ हो जाएगा। कितना? 7 करोड़ पूरा करना है, आधा पिछली बार आधा इस बार लग जाएगा। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट?
ये पिछले साल का। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। नॉर्मल तो लगेगा ही, जो भी लगना है हाफ ईयर का एडिशनल और लग जाएगा, बाकी का एडिशनल इस साल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर ये मशीन जो है 20-21 में बैलेंस एडिशनल 17.5 लग जाएगा। अगर ये मशीन 20-21 में लगाई होती, सेकंड पैरा में, इसी के एग्जांपल 2 के सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में, अगर ये मशीन ने करंट ईयर में लगाई होती तो 20-21 से 35 का खेल ही खत्म हो गया। ये तो पिछली बार का बैलेंस वाला अब है आधा। अब नई मशीनें लगेंगी 20-21 में तो क्या लगेगा, यही लगा लो इसी शहर में, बैकवर्ड एरिया में, तब भी 20%, जिसका आधा लेट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10% अगले साल। ऐसे तो ये चीज है, हो जाएगा ये। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में सहारा कंपनी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सहारा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है स्पेयर पार्ट्स और पावर प्रोजेक्ट है इनका। WDV मशीनों की कितनी पड़ी है 10 करोड़, एडिशनल और लगाई मशीन ने 2 करोड़ की, जिसमें से कह रहा है मोर देन 180 डेज वाली कितनी है 1.5 करोड़। तो आप प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लांट एंड मशीनरी 15%, 1 अप्रैल 20 में WDV कितनी पड़ी है 10 करोड़। ऐड करो आप, क्या कह रहा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी एडिशन की है, नहीं खरीदी होगी, कुछ नहीं बोला। ये ओवर 180 डेज वाली कितनी है 1.5 करोड़। फिर कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी कुछ ऐसी है परचेज एंड इंस्टॉल, ये क्या है लेस देन 180 डेज, कितनी बच गई है 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ कम करके क्या हो गया, कितना हो गया ये 12 करोड़। कोई बेची सेल कंसीडरेशन ना, 12 करोड़ क्या है हमारी WDV। लगाओ डेप्रीसिएशन। पहले तो कौन सा डेप्रीसिएशन लगाऊं मैं क्वेश्चन नंबर 1 में, नॉर्मल डेप्रीसिएशन 10 करोड़ पे प्लस इस 1.5 करोड़ पे, दोनों पे कितना लग जाएगा 15%। डेप्रीसिएशन लगाओ कितना 1.725 करोड़ हो गया। जो ये 0.5 करोड़ यानी 50 लाख की है, इस पे 15% क्या लगेगा हाफ ईयर का लगाओ। तो टोटल नॉर्मल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, टोटल नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो है वो कितना हो जाएगा, सही है 1.7 समथिंग हो गया नॉर्मल। अब कौन सा लगाना है मुझे, एडिशनल डेप्रीसिएशन लगाओ। 1.5 करोड़ वाली पे तो 20% पूरे साल का हो जाएगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना, जो 0.5 करोड़ वाली है उस पे 20% तो लगेगा, लेकिन आधा लगाना क्योंकि ये 180 डेज से कम है, तो कितना हो जाएगा 5 करोड़ टोटल एडिशनल डेप्रीसिएशन। ठीक, बाकी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 21-22 में आप एडिशनल डेप्रीसिएशन जो रह गया वो लगा लेना, कैन बी क्लेम्ड। कितना क्लेम किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर, जो ये 0.5 करोड़ वाली का आधा रह गया ना, वो आधा अगले साल क्लेम कर लेना, कितना 0.05 करोड़ अगले साल। तो इस साल टोटल डेप्रीसिएशन कोई पूछे तो कितना हो गया, तो टोटल कर दो 1.7625 करोड़ प्लस 0.35 करोड़, कितना हो गया 2.1125 करोड़। किसी को भी डाउट हो जाएगा, उन्होंने राउंड ऑफ करके ना 2.113 कर दिया, वैसे सही है 2.1125। समझ आई एडिशनल और नॉर्मल डेप्रीसिएशन की, कोई भी डाउट इस तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है, हटा दूं ना ये वाला हटा दें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे डेप्रीसिएशन लगाने की एडिशनल की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी अगर मैं कभी ट्रेडर लिख दूं ना, मैंने ये लिख दिया कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय ट्रेडर,
ट्रेडर तो क्या करता है, रेडीमेड माल खरीदता है, सस्ता महंगा बेचता है। तो जे बाजार में दुकानें हैं वो तो रेडीमेड खरीदते हैं बेचते हैं, उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते कोई, तो उनको नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिलता है, एडिशनल कांट बी क्लेम्ड, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ट्रेडर लिख दे तो समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर विनस एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड। मिस्टर विनस क्या करते हैं, पेस्टिसाइड के बिजनेस में एंगेज हैं। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट चेन्नई। अब मिस्टर विनस का पेस्टिसाइड का बिजनेस है और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पेस्टिसाइड की, कहाँ पे, चेन्नई में। पहली बात तो वो कॉलम उड़ा दो कि कोई बैकवर्ड एरिया, और वो अगर होता भी तो इस साल तो 35 लगना भी नहीं था क्योंकि खत्म हो गया वो 1 अप्रैल 20 से पहले वाली मशीनों पे था। ओके, तो ये क्या कहता है, ओपनिंग WDV कितने की मशीनों की, 20 लाख है ऊपर। न्यू खरीदी 1 सितंबर को 10 लाख, फिर न्यू खरीदी 1 दिसंबर को 8 लाख, फिर कंप्यूटर खरीदा 3 जनवरी 21 में कितने का, 4 लाख का। ओके, सारी मशीनें अकाउंट पे ही चेक से खरीदी। अब देखना नोट्स के अंदर आप एक पॉइंट देख सकते हो पेज नंबर 8 पे, इस पॉइंट को डिस्कस कर लो फिर आता हूं। पेज नंबर 8 ऑफ द नोट्स, कि अगर ओवर 10,000 पेड इन अ डे फॉर एसेट्स परचेज्ड बाय कैश, क्रॉस चेक या बेरर चेक, अगर आपने एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश या क्रॉस चेक या बेरर चेक से दिया तो वो मशीन कॉस्ट ऑफ दैट असेट कांट बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ असेट्स। उसे ब्लॉक ऑफ असेट्स में ऐड नहीं करना। नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन दैट असेट। उस असेट पे कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना। सरकार का कहना है, पेज नंबर 8 पे एक्चुअल कॉस्ट का टॉपिक है ये, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले रेफरेंस आ गया तो मैं पहले पढ़ देता हूं, वरना एक्चुअल कॉस्ट का पॉइंट है सेक्शन 43(1) का। कहता है कि अगर आपने मशीनें खरीदनी हैं, ऑफिस के लिए कार खरीदनी है, एसी खरीदना है, एक दिन में 10,000 से ऊपर कैश दिया ना, तो वो असेट एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होगी और उस पर आप डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एसी लेने गया, 20,000 का एसी है, मैंने कैश दिया और ऑफिस के लिए एसी ले आया, लगा लिया, इस 20,000 पे यू कांट चार्ज डेप्रिसिएशन, भूल जाओ, इसे असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? यानी सरकार चाहती है कि झूठी असेट्स दिखा देते हैं लोग, कैश का कोई एविडेंस होता नहीं, ऐसे ही दिखा देते हैं, लैपटॉप लिया होता नहीं। इसलिए सरकार कहती है बिल विल है तेरे पास, हम नहीं मानते, हम तो बस एक ही असूल है, पेमेंट किससे करो, अकाउंट पे ही चेक से करो, आरटीजीएस करो, नेफ्ट करो, नेट बैंकिंग से करो, किसी से भी करो, गूगल पे से करो, कोई चक्कर नहीं है, कैसे भी करो, बैंकिंग चैनल के थ्रू करो, अकाउंट पे ही चेक भी चलेगा, लेकिन सिंपल क्रॉस चेक नहीं, या ऐसा चेक जो क्या बेरर, जिसपे नाम ही नहीं, कोई भी ले ले पेमेंट, सबूत नहीं बनता उसका। तो आपको क्या चाहिए, आपको अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट देनी चाहिए, नेफ्ट या आरटीजीएस कर देनी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दो, कैश या सिंपल बेरर चेक नहीं देना, दिया तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाओगे। क्लियर? देते नहीं। कार पे तो सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है, 2 लाख से ऊपर की कार देनी नहीं कैश। मान लो कार 1.5 लाख की है, एजेंसी वाला कैश दे देगा, लेकिन आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में तो 10,000 का रूल है। 3 लाख की कार एजेंसी वाले से कैश लेने जाओ, नहीं देगा वो कहेगा भाई साहब 2 लाख रुपए जो है कैश दे दो, ऊपर के पैसे कैसे दे दो, चेक से, ऐसे करेगा। वो एक अलग इशू है, उसमें मुझे नहीं जाना। मैं तो अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर की बात करूं तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर मैं ये वीडियो कैमरा खरीदता हूं, मान लो 2 लाख रुपए का कैमरा खरीदूं, कैश दे के ले आया, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकता मैं। कैसे देना चाहिए पेमेंट, वही चेक वगैरह। समझे? बोलो कोई डाउट?
ये पॉइंट 43 सेक्शन का एक्चुअल कॉस्ट का। पर चलो इस क्वेश्चन में आ गया था तो मैंने बता दिया। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे मशीन 20 लाख की नहीं खरीदी, फिर नहीं खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, सारी एसेट्स इमीडिएटली पुट टू यूज कर दी है, नीचे लिखा है, यानी खरीदी और काम पे लगा दी। ओके, न्यू मशीनरी जो 1 दिसंबर 20 को खरीदी है, और जो कंप्यूटर ये कहाँ लगाया है, ऑफिस में। तो देखो अगर कंप्यूटर ऑफिस में लगाया है तो ऑफिस वाले पे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सवाल नहीं। अगर ये कंप्यूटर कहाँ लगाया होता, फैक्ट्री में, तो इस पे लगा सकता था मैं एडिशनल। और ये जो मशीन है ना दिसंबर 20 वाली, ये मशीन भी कहाँ लगाई है, ऑफिस में। ये फैक्ट्री की मशीन नहीं है। क्या पता कोई मशीन ऐसी है नोट गिनने की है या प्रिंट निकालने की है या किस चीज की मशीन है पता नहीं, पर ये ऑफिस में लगी है, तो इस पे क्या लगेगा, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल नहीं लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 20 एक नई मशीन खरीदी थी अक्टूबर 19 में 10 लाख की, जिसपे एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया था। जानते हो पॉइंट क्यों दिया, पिछले साल में क्यों लेके गया। पिछले साल के अक्टूबर एंड में एक मशीन खरीदी थी, किसके लिए, फैक्ट्री के लिए, जिसपे एडिशनल लगाया गया था। कितना लगा होगा, आधा। आधा अब लगेगा ना, वो बात भी तो नहीं भूलनी। ये पिछले साल लेट खरीदी थी 4 अक्टूबर के लेट, तो पिछले साल ना 4 अक्टूबर होता था, क्योंकि पिछला साल 1920 क्या था, लीप ईयर था। 4 अक्टूबर को खरीदते तो भी 180 हो जाते थे, लेकिन अब क्या है, लीप ईयर नहीं है, अब 3 अक्टूबर डेट है। 3 अक्टूबर को खरीदोगे तो 180 डेज हो जाएंगे, 3 अक्टूबर से लेट होगे तो 180 से कम रह जाएंगे, हाफ ईयर लगेगा। चलो, डेप्रिसिएशन की रेट 15% है, तो आप बताओ इनकम टैक्स एक्ट में कितना डेप्रिसिएशन। तो बनाता हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक बनाओ, 1 अप्रैल 2020 WDV कितनी पड़ी है ओपनिंग, बताओ 20 लाख पड़ी है। ऐड करो न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाली है, दूसरे वाली कौन सी है, दूसरे वाली ऑफिस में यूज हुई है, ये वाली तो फैक्ट्री में। 1 सितंबर 20 में, 1 सितंबर 20 कितने की, 10 लाख। फिर एक और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो नहीं, लेकिन किस लिए खरीदी है, ऑफिस के लिए। तो कब खरीदी है, 1 दिसंबर 20 में, कितने की, 8 लाख। कंप्यूटर का तो ब्लॉक ही अलग होता है, ये कितना हो गया, 38 लाख। कोई बेची है क्या, WDV आ गई। कंप्यूटर का ब्लॉक अलग से बनाऊंगा। कंप्यूटर क्या 1 अप्रैल 2020 में कंप्यूटर 40% की WDV है क्या, WDV 40% कंप्यूटर की ना। खरीदा न्यू कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस, कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए खरीदा है, कब, 3 जनवरी 21 में, कितने का, 4 लाख। तो लगाओ डेप्रिसिएशन, पहले तो इस मशीन पे लगाओ, कौन से वाला लगाऊं, पहले नॉर्मल वाला डेप्रिसिएशन लगाऊं, लगाओ। क्या 20 लाख वाली पे, और ये 10 लाख वाली जल्दी लगा ली 30 वाली पे, कितने % लगा लूं, 15। तो नॉर्मल वाला डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, बोलो 4.5 लाख हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी फुल ईयर लगना है, सितंबर में लगाई है, 3 अक्टूबर से पहले लगाई है। ओके, ये वाली जो 8 लाख की है, इस 8 लाख पे 15% तो लगेगा, लेकिन लगेगा किसका, 6 मंथ्स का, कितना, 60,000 हो गया। तो कितना हो गया, 5.10 क्या हो गया, टोटल नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब आओ एडिशनल डेप्रिसिएशन पे ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लगते ही मशीनों पे आइए। ये वाली ऑफिस की, इस पे तो लगना नहीं, ये वाली फैक्ट्री की है, 10 लाख रुपए पे लगाओ, 10 लाख पे कितने %, 20, कितना हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, इस पे तो लगना ही नहीं, ऑफिस वाली है। और लास्ट ईयर परचेज, लास्ट ईयर परचेज थी, कोई बैकवर्ड एरिया तो था नहीं, नॉर्मल लगना था। कब खरीदी थी लास्ट ईयर परचेज प्लांट एंड मशीनरी, वो खरीदी थी, नीचे डॉट बता रहा है सेकंड लाट 10 लाख की, जिसपे 20% पिछले साल लग गया, आधा आधा अब लग जाएगा,
क्योंकि आपने कब खरीदी थी? पिछले साल खरीदी थी 31 अक्टूबर 19 को, तो भैया लेट खरीदी थी आपने, इसलिए आधा लगा होगा, बाकी आधा अब अलाउ हो जाएगा ना। कितना? 1 लाख। 1 लाख। तो इस तरह से ये टोटल एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? ये हो गया 3 लाख। तो आप मुझे टोटल 5, 10 और 3 लाख टोटल डेप्रीसिएशन बता दो ना। टोटल डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया? 8,10,000 रुपए का हो गया। तो WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,4,21 को कितनी WDV जाएगी? WDV 38 लाख में से 8 10 काट दो, कितनी WDV जाने वाली है बोलो? 99 20.9 29.90 इतने लाख रुपए की WDV आ गई। सही है। कंप्यूटर पे लगाओ डेप्रीसिएशन, बेचा है नहीं, लगाओ डेप्रीसिएशन। कौन से वाला? नॉर्मल वाला लगाओ। 4 लाख पे कितना लगता है? 40%। लेकिन ये जनवरी फरवरी मार्च 180 से कम डेज है, तो किसका लगेगा? हाफ ईयर का। कितना लग जाएगा? 0.8 लाख, 80,000 का लग जाएगा। तो WDV ऑफ कंप्यूटर कितनी चली जाएगी? 1 अप्रैल 21 में। तो आप कहेंगे 4 लाख माइनस 0.8 लाख कितनी चली जाएगी नेक्स्ट ईयर? WDV 3.20 लाख चली जाएगी। कोई भी डाउट? कंप्यूटर की WDV में से काटो तो WDV कितनी बचेगी कंप्यूटर की? 4 लाख माइनस नॉर्मल डेप्रीसिएशन 0.38, लास्ट में इक्वल करके लिख लो 3.20 लाख WDV बच जाएगी कंप्यूटर की। मशीन की 38 थी, 20 10 ऐड किया 8 38, नॉर्मल काटा 5.10 ये रहा, एडिशनल वाला डेप्रीसिएशन काटो कितना? 3 लाख। तो WDV लिख लो लास्ट में इक्वल करके कितनी? लास्ट में WDV जो आएगी प्लांट एंड मशीनरी की 38 माइनस 5.10 माइनस 3 29.9 लाख आ जाएगी। किसी को भी डाउट? समझ आ गए ये क्वेश्चन? प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सेक्शन 32(1)(2)(a) भी समझ आ गया। एडिशनल डेप्रीसिएशन की सारी कहानी बताता है। हो जाएगा ये सेक्शन? बोलो कोई डाउट? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सेक्शन कौन सा था एडिशनल का? 32(1)(2)(a), सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 और क्लोज 2a। अब चलता हूं 32(1)(1) पे। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में कम काम आता है, बुकिश है। पावर यूनिट्स को मैंने क्या बोला था? जो पावर यूनिट हैं, जो पावर जनरेट भी करते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ऐसे प्लांट जितने भी हैं इंडिया में, उनको इनकम टैक्स क्या कहता है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल। WDV लगा लो चाहे SLM। WDV तो यही है जो रेट पढ़ रहे हैं, SLM की अलग रेट है, डिफरेंट रेट है इसमें। ये तो रूल 5(1) वाली है। WDV लगाना है तो अगर ये SLM लगाते स्टेट लाइन मेथड, फिक्स मेथड, तो उसकी रेट अपने नोट्स में दी नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है, हमारे को तो सॉल्व करके देता है, काम नहीं आती। तो वो रेट्स अलग है। और इसमें वो क्या कहते हैं? इसमें ब्लॉक सिस्टम भी नहीं। डेप्रीसिएशन बाय SLM इज चार्ज ऑन इंडिविजुअल असेट्स। जैसे इस मेथड में तो क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में क्या लिख दिया उन्होंने? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में उन्होंने लिख दिया कि भाई ये ब्लॉक बनाना है, एक जैसी नेचर और एक रेट, इसमें ब्लॉक की कोई जरूरत नहीं। एक बिल्डिंग उस पर अलग लगाते रहो, दूसरे वाली पे अलग लगाते रहो, इसमें ब्लॉक सिस्टम का रूल नहीं लगता। इसमें अकाउंटेंसी की तरह वो डेप्रीसिएशन अलग अलग सेट पे सोच के लगा सकते, यानी सिस्टम पूरा ही डिफरेंट है SLM। पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता। पावर यूनिट्स तो आसपास मिलेंगे ही नहीं आपको जो बिजली बनाते बांटते हो, ये तो बहुत सिलेक्टेड सी कंपनीज के काम आता है। वो भी SLM लगाए तो
WDV लगाएं तो उसका रूल तो यही है जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पावर हाउस यूनिट हैं, किसी सेट्स पे SLM लगा रहे हैं और कल को वो सेट बेचनी पड़े तो क्या रूल होगा वो बताने जा रहा हूं। देखना, मान लो एक्स लिमिटेड क्या है, एक्स लिमिटेड एक पावर यूनिट है, बिजली बनाने वाला यूनिट है, चार्जिंग डेप्रीसिएशन बाय SLM। तो उनकी एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 20 लाख थी, उन्होंने पास्ट में डेप्रीसिएशन लगाया SLM से, इन पास्ट ईयर में 6 लाख डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो उनकी बैलेंस वैल्यू कितनी बची पड़ी है? 14। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं कि आपने क्या 20 की एसेट्स थी, पास्ट में जो भी रेट SLM की है इनकम टैक्स एक्ट में वो फॉलो करते हुए पास्ट के P&L में 2-3 सालों में कितना डेप्रीसिएशन लगाया? सपोज 6 लाख, बैलेंस वैल्यू कितनी पड़ी है? 14। मैं कहता हूं आपने एसेट बेच दी, एसेट सोल्ड, ये वाली एसेट बेच दी, अलग अलग एसेट का है, ये सेट आपने बेच दी 11 लाख रुपए की, तो ये 3 लाख रुपए है ना, इसको नाम देता है वो टर्मिनल डेप्रीसिएशन। एक नया सा कंसेप्ट है ये, रूटीन वाला सेक्शन 50 नहीं लग रहा इन पे, अलग ही रूल। कम में बेची तो ये टर्मिनल डेप्रीसिएशन जो है ये P&L में क्या हो जाएगा? डेबिट, 3 लाख, काम खत्म बस। यानी एक असेट जिस पे SLM लग रहा हो, जितनी उसकी बैलेंस वैल्यू है, बैलेंस वैल्यू से सस्ती अगर कोई असेट बेचोगे तो क्या नाम दे दोगे उसे? टर्मिनल डेप्रीसिएशन। और टर्मिनल डेप्रीसिएशन कहां डेबिट हो जाएगा? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो टर्मिनल डेप्रीसिएशन डेबिट होने वाला है। बोलो कोई डाउट? समझ आया क्या है टर्मिनल डेप्रीसिएशन? थोड़ा चेंज कर रहा हूं, कम में बेची तो लॉस कहां डाल दो? इमीडिएटली P&L, बिजनेस के P&L में आ जाएगा, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन का चक्कर नहीं है। ये PGBP, बिजनेस के प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जहां डेप्रीसिएशन जाता है वहां लॉस चला जाएगा। ओके, थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मान लो मैं कह रहा हूं फालतू में बेची, ये आपने बेच दी 19 लाख रुपए में, कितना सरप्लस आ गया? इसका ये नाम देता है बैलेंसिंग चार्ज। नाम ही अजीब है और कुछ नहीं है, नाम क्या है? बैलेंसिंग चार्ज। अब सवाल ये उठता है कि 5 लाख रुपए का ये जो डेप्रीसिएशन, ये प्लस है, सरप्लस है, ये कहां जाए? जितना डेप्रीसिएशन पास्ट में लगा है अप टू सरप्लस, या दूसरा नाम क्या है? बैलेंसिंग चार्ज। सरप्लस या बैलेंसिंग चार्ज अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज, कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू PGBP, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी बिजनेस की इनकम माना जाएगा। कितने रुपए? 5। क्योंकि ये कहता है ठीक है तुमने 5 लाख ज्यादा में बेचा, लेकिन पास्ट में P&L में कितना डेप्रीसिएशन लगा चुके हो आप? 6 लाख तक तो ये बिजनेस की इनकम में जाने दो, तो ये सारा ही कहां चला गया? बिजनेस की इनकम में। क्लियर? थोड़ा फिर बदलता हूं, मैं कहता हूं आपने बेचा 23 लाख में, कितना फालतू बेच दिया? 9 लाख। अब आप जितना पास्ट में P&L में डाला है 6 लाख, वहां तक तो कहां ले जाओ? बिजनेस की इनकम, ये बिजनेस की इनकम में ले गए। PGBP से मेरा मतलब प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, P&L की इनकम में डाल दो, बिजनेस की इनकम में जोड़ दो 6 लाख। उससे ऊपर जो आया ना, टोटल 9 लाख है, टोटल बैलेंसिंग चार्ज कह लो या सरप्लस कह लो, बैलेंसिंग चार्ज या सरप्लस 9, उससे ऊपर जो है ये कैपिटल गेन के चैप्टर में जाने वाला है। कैपिटल गेन यानी 9 के 9 को इनकम में जोड़ना तो है, लेकिन जितना पास्ट में डेप्रीसिएशन P&L में गया है उतना तो बिजनेस की इनकम मान लो, उससे ऊपर वाले को क्या मान लो? कैपिटल गेन। यानी ये चीज का कहने का मतलब है कि ये वैल्यू क्या है? इसका मतलब हो गया सेल वैल्यू एक्सीडिंग ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब ये है 23 लाख में बेचा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20, तो उसके ऊपर के पैसे को कैपिटल गेन में लेके जाते हैं, ऐसे समझ लो चाहे, या बैलेंसिंग फिगर समझ लो कि 9 लाख रुपए सरप्लस है, 6 लाख तक तो बिजनेस इनकम, उससे ऊपर क्या आएगा? कैपिटल गेन।
ऐसे समझ लो, या ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जो पैसा आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 20, सेल किया 23, ऊपर का 3 लाख रुपए कैपिटल गेन है, बाकी बिजनेस की इनकम है। 6 लाख पास्ट में बिजनेस के एक्सपेंस में गया डेप्रिसिएशन, 6 लाख बिजनेस की इनकम में चला जाने दो, ठीक। ऊपर का 3 लाख कहां जाएगा, कैपिटल गेन। समझ आई बात, कोई डाउट बोलो, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये सेक्शन याद रख लोगे, 32(1)(1) है ये, 32(1)(2)(a) एडिशनल का था, 38 पर्सनल यूज करोगे प्रोपोर्शनेट। डेप्रिसिएशन की रेट कहां दी हुई थी, रूल 5(1) के अंदर। चार्ज बेसिक सेक्शन डेप्रिसिएशन का 32 है। 2(11) सेक्शन 2 क्लोज 11 में ब्लॉक ऑफ असेट्स की बात करता था। ओके, तो ये सारा बता रखा है। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा रहा है, कह रहा है एक असेट 5 लाख, देखना 3, एक असेट कितने की थी मान लो, क्वेश्चन नंबर 3, एक असेट 5 लाख की थी, कहता है WDV 4.5 लाख पड़ी है, इसका मतलब पास्ट में कितना डेप्रिसिएशन लगाया आपने, 50, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्लियर कह रहा है SLM लगा रही है। अगर 2 साल बाद असेट 3.5 की बेच दें तो क्या होगा, लो ये अगर असेट कितने की बेच दें, 3.5, तो इस केस में लाख रुपए क्या देगा, अभी बताया था क्या, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जो कि P&L में डेबिट हो जाएगा। सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 में कहता अगर ये 480 में बेच दे तो, अगर ये 480 में बेच दे तो क्या होगा, सरप्लस या बैलेंसिंग चार्ज कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज 30,000 आ जाएगा। पास्ट के यहां तक टोटल 30 है, 30 का 30 बिजनेस की इनकम में आ जाएगा, कैपिटल गेन कुछ भी नहीं, 50,000 तक बिजनेस इनकम आना है। समझ आया? सिचुएशन 3, अगर ये 6 लाख में बेच दें तो क्या होगा, अगर ये अपा असेट 6 लाख में बेच दें तो कितना सरप्लस आ गया, 150 का सरप्लस है, तो पास्ट में अपन ने 50 का डेप्रिसिएशन लगाया है, तो 50,000 तक तो क्या आएगा, बिजनेस की इनकम। उससे ऊपर के जो पैसे हैं बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल गेन। इसको मैंने और करके भी बताया था आपको कि भाई अगर आपने बेची 6 की, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 5 लाख रुपए, क्या आ जाएगा ये, कैपिटल गेन। ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है। समझ आया? 43(6) सेक्शन WDV की बात बताता है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 6, ये WDV कैसे निकलेगी उसकी बात। तो कितने तो क्वेश्चन कर दिए WDV, ओपनिंग WDV में जो जो खरीदी है साल में, पहले वो क्या होंगी, ऐड, पहले सारे साल की ऐड करो सेट्स डेट ऑफ पुट टू यूज के साथ, फिर जो बेची लेस करो तो क्या आएगी, WDV। बाकी WDV आएगी कि नहीं आएगी ये सेक्शन 50 बताएगा। सारी बेच दी तो नो WDV नो डेप्रिसिएशन, क्या आएगा, शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस। पार्ट बेच दिया इतना, बी कैटेगरी इतना ज्यादा बिक गया कि पूरे ब्लॉक से भी ज्यादा, तो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो WDV नो डेप्रिसिएशन। पार्ट बेचा इतना ज्यादा नहीं बिका है ब्लॉक से ज्यादा, तो क्या आएगी, WDV। यही तो एक कैटेगरी है जिसमें क्या लगना है, डेप्रिसिएशन। चलो WDV में एक चीज और बताना, मैं कह रहा हूं आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, 1, 4, 20 को प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो 7 वाली और 3 वाली, 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है। आपने C नाम की प्लांट एंड मशीनरी और खरीदी 1 दिसंबर 20 को, वो 2 लाख की है, तो ब्लॉक कितने का हो गया, 12। मैं कह रहा हूं A मशीन चोरी होगी या B मशीन, B प्लांट एंड मशीनरी B लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, चोरी होगी, और इंश्योरेंस क्लेम मिला 50,000, तो भैया 3 लाख वाली के 50 मिले हैं, लेकिन इंश्योरेंस से पैसे मिलना सेल ही है, समझो। हमारी मशीन गई, बीमे के पैसे आए, तो इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सेल कंसीडरेशन। तो आप सेल कंसीडरेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कौन सी, बी, कितना कम कर देंगे, 50, तो WDV कितनी आ गई,
आ गई। मैं कहता हूं इंश्योरेंस का क्लेम 1 रुपया मिला तो 1 रुपया कम करो, और मैं कहता हूं मिला ही नहीं कुछ, नो इंश्योरेंस वॉज देयर। लो, एक मशीन चोर उठा ले गए और नो इंश्योरेंस वॉज देयर, कोई बीमा है ही नहीं। कई बार ऐसा है हिंदुस्तान में, ऐसा है लोग ज़्यादा दिमाग से काम नहीं लेते। बंदे की मशीन चोरी होगी, सामने वाला कहता भाई घबराना, बीमा कंपनी पैसे देगी। वो कहता अच्छा दे देगी, कहता बिल्कुल दे देगी। कहाँ है? कहता जी वो बस स्टैंड के पास ऑफिस है। लेने पहुँच गया क्लेम, उन्होंने पूछा इंश्योरेंस, कहता वो क्या होता है? मेरे को तो क्या पैसे वो देंगे। वो डीमोनेटाइजेशन वाली बात हो जाएगी। लोग कहती जी जिनके घर में शादी है वो बैंक से 2 लाख रुपए ले सकते हैं, तो लोग पहुंच गए भी कार्ड लेके शादी के, लाओ जी 2 लाख रुपए। भैया सरकार ये कह रही भी जिसके जमे अपने निकाल लो, 2 लाख शादी है जरूरत होगी, ऐसे मारती थोड़ी फिर रही है। तो चलो बीमा है ही नहीं तो समझो क्या डैश, कुछ हुआ ही नहीं। आप कह रहे कमाल है मेरी मशीन चोरी होगी, कुछ नहीं करना, कहते कुछ नहीं, क्या लॉस भी नहीं, कहते कहाँ है लॉस? देखो 12 लाख रुपए लगा डेप्रीसिएशन, कौन रोकता है? तू लगा 12 लाख, इस 2 लाख वाली पे लगा ले हाफ ईयर का, 10 वाली पे फुल ईयर का, ना होते हुए भी इनकम टैक्स कहते लगा। कहते जो चोरी हुई, कहता हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तेरी वैसे चोरी होगी हो, हमारे लिए कुछ नहीं। हाँ लेकिन सारी चोरी हो जाए, ब्लॉक ही ना बचे, तो फिर WDV किसकी दिखाऊंगा? पार्ट चोरी हो तो समझो कुछ हुआ नहीं, पर मैं यहां कह दूं कि ऑल प्लांट एंड मशीनरी लॉस, ट्रक लेके आए सामने वाले चोर और सारा माल लोड करके ले गए। आजकल ऐसे चोरियां सुनी होंगी आपने कि वो हुड्डा में या कैसे ऐसे एरिया में है, दूर दूर घर होते हैं, आराम से आते हैं, कहता आसपास कोई है ही नहीं, झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, आराम से ट्रक लगाओ, बर्तन से लेके सब कुछ ही ले जाते हैं। तो कुछ भी नहीं, ये 12 लाख फिर क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही नहीं बचा। ब्लॉक बचे तो WDV नाम दूं, सारी चोरी होगी, कोई असेट ही नहीं बची, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर? ये चीज है, कर लोगे। तो एक तो ये WDV का जो पॉइंट है सेक्शन 43(6) ये बता रहा है। और हाँ, जब आप बेचने के खर्चे कम करते हो, जैसे यहां कम करते हैं ना अपना नेट सेल कंसीडरेशन कम करते हैं, मान लो आपने प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 4 लाख की बेची, लेकिन उस पे ब्रोकरेज या और खर्चे लग गए बेचने के, दलाली ले गया मान लो 10,000, तो आपकी नेट सेल कंसीडरेशन कितना मानना? 390। यहां क्या कम होगा? 390। लेकिन बार की कॉस्ट में क्या जुड़ेगा? फॉर बार, ये तो किसके लिए है? फॉर सेलर। सेलर अपनी सेल कितनी मानेगा? 390। लेकिन फॉर बार, बार कहेगा मैंने परचेज की प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 4 लाख, उसके खर्चे लगे, एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, ऑन परचेज, दलाल तो दोनों तरफ से दलाली ले रहा है, उससे भी 10, तो ये कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी दिखाएगा? 410। यानी ये डेप्रीसिएशन किस पे लगाएगा? 410। तो बार तो ऐड करेगा प्लांट एंड मशीनरी परचेज कितना? 410। सेलर लेस करेगा प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 390। तो बेचने के खर्चे सेल में से कम होते हैं, खरीदने वाले के ऐड। प्रैक्टिकल बात है ये तो। आप बिल्डिंग बेच दो 20 लाख में, दलाली लगी 20,000, तो आप तो कहोगे मेरी बिल्डिंग 1980 की बिकी है नेट, और बार की ब्रोकरेज लगेगी, वो लोगों को यही कहेगा कि मेरी 20,20,000 में परचेज हुई है, बल्कि तो उसके तो स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी, वो और जोड़ेगा। तो वो बार के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, सेलर के सेल में से कम होते हैं। समझ आया WDV का इशू? एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43 सब सेक्शन 1, ये पहला पॉइंट तो यही कहता है कि अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट देना 10। हाँ मान लो मैं कोई छोटी असेट लेने गया हूं 5-7 हज़ार की, कैश ले आओ, क्या उस पर डेप्रीसिएशन लगा पाओगे? हाँ। मैं प्रिंटर लेके आया 7500 का है लगभग, ऐसे आ जाता है प्रिंटर, मान लो एक ठीक ठीक प्रिंटर लेना है, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना, तो 8,000-9,000 का आ गया, कैश देके मैं ले आया प्रिंटर, उस पर डेप्रीसिएशन लगा पाऊंगा? यस लगा पाऊंगा। 15,000 वाला प्रिंटर ले आया कैश देके, तो अलाउड नहीं, डेप्रीसिएशन नहीं लगा पाऊंगा। पर एक स्टूडेंट कहता है सर इसमें लिखा है 1 दिन में नहीं देने 10 से ज़्यादा। कहता है जी अगर मैं 7500 आज दे आऊँ, 7500 कल दे आऊँ, 15 हो गए, फिर 8,000 दे आऊँ,
23 हो गए, फिर अगले दिन 7,000 दे आऊँ हर रोज ऐसे, तो चलेगा? चलेगा। पर इतने फ्री हो गया आप कि भाई ऐसे बांटते फिर, और वो दे देगा प्रिंटर आपको, ऐसे देता है तो ले लो फिर ऐसे। तो ऐसा कर सकते हो तो कर लो, लेकिन आपको लगता है करने में क्या अर्ज है, कर लेंगे, कर लो। लेकिन बड़े स्केल पे बिजनेसमैन कर लेंगे, उनकी तो मशीन ही 30 करोड़ की है, कैसे 5-5 हज़ार करके पूरे करेंगे? करोड़ों वाला थोड़ी होगा। कर लो, कोई छोटी मोटी मशीन है। और वैसे भी ये 12-15 हज़ार वाली मशीनें है ना, सारी कैश भी ले लो, प्रैक्टिकल लगा लो डेप्रीसिएशन। इनकम टैक्स ऑफिसर आके इंक्वायरी नहीं करता कैसे खरीदी थी, कहता क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये पे डेप्रीसिएशन लगा लिया, 15% इसने, कितने रुपए का डेप्रीसिएशन हो जाएगा? मान लो 2250। 2250 का डेप्रीसिएशन फालतू लगा भी लिया, कितना टैक्स इसने चोरी कर लिया? अभी तो ये 20% स्लैब में घूम रहा है, 2250 पे 450 का टैक्स है। क्या तो इसमें चोरी करे, चेक ही नहीं करते। तो बड़े बिजनेस हाउस में पंगे होते हैं। तो आप कहो जी मेरा पड़ोसी तो सारी चीज़ें कैश लेता है और लगा रहा है डेप्रीसिएशन, वो तो लगा रहा है क्योंकि उसके पास इनकम टैक्स आता नहीं। बात ये है, बड़े केसेस में इनकम टैक्स इंक्वायरी करता है, चेक भी करता है। लगा रहे हैं लोग लैपटॉप, लोग क्या लैपटॉप लेते, ये तो मैं कह रहा हूँ कैश छोड़ो, वो तो लिए बिना भी लगा रहे हैं। कहता है जब खर्चे ज्यादा ना बन रहे हो, ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस में ज़्यादा आ रहे हो, कहता है ऐसे ही अकाउंटेंट को कहता है लैपटॉप डाल दे, 80,000 का खरीदा है, खरीदा नहीं है, कह डाल दे, कहता बिल बाद में ले लेंगे अगर कोई ऑफिसर मांगेगा। 2 दिखा दे, 40-40 के 2 लैपटॉप लिए हैं, उसके ऊपर क्या लगा ले, डेप्रीसिएशन। ऐसे ही चलता है। लैपटॉप तो यूं ही अकाउंटेंट ही डाल देता है बिना पूछे, दिखा देंगे सेकंड हैंड दिया था, कोई बात नहीं, ऐसे तो यूं कर रहे हैं लोग। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल तो है इस तरह की चीज़ों को, पहले तो बड़ा आम था। अब ऑफिसर जिद पे आ जाए तो वो कह सकता है क्या दे, एविडेंस, पेमेंट, कैश तो चलेगी नहीं, अब तो बैन हो गया। पहले तो जैसे मर्जी दिखा देते थे, पुराना खरीदा है कैश दिया है, अब तो आपको पेमेंट किससे डालनी है, चेक से, आरटीजीएस से। बैक डेट में पेमेंट दिखानी मुश्किल है, कैसे दिखाओगे? मान लो पुरानी, अब फंसा अब है बंदा और दिखा रहा है पिछले साल खरीदा था, ऑफिसर कहता दिखा, खरीदा था तो पेमेंट की है, तो वो पेमेंट दिखा, कैश की तो अलाउड नहीं, चेक किया तो सबूत दिखा। चेक अब ऐसे एंट्री कैसे होगी? तो अब वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर दिक्कत आई, पकड़े गए तो इंतजाम कर लो, पहले सारा बिल आउटस्टैंडिंग ही दिखा देते हैं। कहता अभी तो देना है साहब, दिया थोड़ी है देना है आउटस्टैंडिंग। अगर बुक्स में वो, अब आपको जी बुक्स में आउटस्टैंडिंग कैसे दिखा देगा? बुक्स बैलेंस शीट तो जा चुकी है, उसमें दिखाया ही नहीं वेंडर फॉर लैपटॉप। पता क्या करते हैं अकाउंटेंट, वो 5-4 लाख रुपए की एंट्रीज ना, अदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बस लाइबिलिटी में डाल के देख लेता, कहता नाम बाद में दे लेंगे, इसका जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे बड़ा कुछ करते हैं लोग, तो वो सारा ऐसे चलता है। ठीक है, तो बाकी ऐसा है, छोटे केसेस में कोई ज़्यादा इतनी इंक्वायरी करता नहीं है। आप ले भी लोगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना नहीं है, लेकिन हमें तो बुक्स में बिल्कुल सही चलना है। तो जैसे नीचे थर्ड एग्जाम्पल दे रहा है, नीचे पेज पे, पेज नंबर 8 कह रहा है सपोज एक असेसी ने 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा, 60,000 अकाउंट पे ही चेक से दे आया, बहुत बढ़िया कराया, अकाउंट पे ही चेक से दे आया जो, ठीक है ना, अकाउंट पे ही चेक लिख देते ना, क्रॉस लाइन के बीच में अकाउंट पे ही, उसकी पेमेंट कोई और नहीं, उसी के अकाउंट में डलेगी जिसका उस पे नाम है, उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता अकाउंट पे ही को। ओके, 60,000 अकाउंट पे ही से दे आया, 25,000 कैश दे आया उसी दिन, और 15,000 बाकी बेरर चेक दे आया 3 दिन बाद, उसकी शॉप पे जाके दे आया। ओके, तो इस केस में भैया 60,000 तूने सही दिया है, 40 तूने गलत दिया है, तो हम तुझे डेप्रीसिएशन कितने पे लगाने देंगे, 60। तेरी असेट की कॉस्ट में ऐड ही क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीसिएशन 60 ऐड होगा, तो तू पूरे 60 पे लगा पाएगा, 40 पे डेप्रीसिएशन नहीं लगा पाएगा। नेक्स्ट पे कहता है कोई गवर्नमेंट ग्रांट आए तो काट लेना। सरकार की स्कीमें आती हैं, आपको पता होगा। सरकार कहती है थिएटर की बिल्डिंग बना, थिएटर बनाएगा तो लोग मूवी देखने आएंगे, तो हमें भी टैक्स की कलेक्शन होगी, हमारा भी फायदा, बना थिएटर, जितना का थिएटर बिल्डिंग बनेगी इतने % हम दे देंगे। सरकार ने अनाउंस कर दिया 20% दे देंगे। आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, मान लो, वैसे ही लगे तो बहुत होंगे, 1 करोड़, 20 लाख सरकार ने दे दिया, तो आपका बिल्डिंग कितने का माना जाएगा, 80 लाख, लेस कर लेना, क्योंकि 20 लाख सरकार से आगे आपकी कॉस्ट कितनी, 80। उत्तराखंड सरकार ने स्कीम चला रखी है कि होटल बनाओ। देखो उत्तराखंड, हिमाचल, इस साइड कोई इंडस्ट्रीज तो खास है नहीं, क्योंकि वहां पहाड़ों पे ट्रक भर के माल ले जाना, रॉ मटेरियल, फिर तैयार माल लाना आसान ही नहीं है, इसलिए वहां कोई काम धंधे नहीं है। लोग टूरिज्म बेस है, टूरिस्ट लोग आते हैं, उनसे इनकम आती है।
होटल इंडस्ट्री बढ़िया चलती, घूमने फिरने आते हैं लोग वहाँ पे, सही है सिस्टम। सरकार कहती होटल बनाओ उत्तराखंड में, हिमाचल में, इतने % हम देंगे, तो वो वहाँ के लोग ज़्यादा चुस्त नहीं हैं, उधर के लोग हिमाचल उत्तराखंड सीधे हैं कि सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठा सके। हमारे वाले इधर से जा के होटल बनाते हैं वहाँ, उनको पता भी वहाँ 40% सब्सिडी है। 5 करोड़ का होटल बना तो 2 करोड़ रुपए सरकार का हजम कर लेंगे, 3 करोड़ में पड़ गया। फिर सरकार कहती है लॉकआउट पीरियड 3 साल में बेचना नहीं है, वो बेच देते हैं, पर वो सामने वाले से एग्रीमेंट ऐसे कर लेते हैं कि भाई रजिस्ट्री 3 साल बाद होगी, लॉकआउट पीरियड के बाद। ऐसे एक बार नैनीताल जाना हुआ, 2-3 होटल में मैंने पूछा भाई होटल के लिए, तो वैसे ही तो बंदे वो कोई कहता जी मैं हुशियारपुर पंजाब का हूँ, वहाँ बैठा है जिसका होटल है, तो कोई कहता जी मैं लुधियाना का हूँ, तो मालिक बैठे नैनीताल में होटल लेके, वो सारे स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकार का पैसा डकार रहे हैं सब्सिडी का, इधर वाले जा के, उधर के लोगों को तो पता भी नहीं है भी ऐसी स्कीमें चल रही हैं। तो सब्सिडी का बहुत यूज़ होता है। हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार ने 1000 रुपये गज ज़मीनें दे दी, 1000 पर यार्ड, कितनी सस्ती है। ये क्लब सिटी के साथ ही है इंडस्ट्रियल एरिया, 1000 रुपये गज, मेरे को स्टूडेंट ने भी ले ली, 1000 यार्ड का प्लॉट 10 लाख रुपए में। अब उसमें सरकार की कंडीशन थी कि 3 साल फैक्ट्री चलानी है, तो मेरे एक स्टूडेंट का उसमें प्रोजेक्ट लगा रखा था। एक बार मैं घूमते फिरते चला गया, भी देखते हैं क्या प्रोजेक्ट है, वहाँ गया तो ऐसे ही एक शेड सा डाला होता छोटा सा, फाइलें रेडीमेड, ये फाइल नहीं होती पेपर वाली, वो भी मेरे ख्याल रेडीमेड ही लाता होगा, उस पर प्रिंटिंग करके कहता है जी चल रहा है, प्रिंटिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है फाइल बनाने का। वो कुछ नहीं प्रोजेक्ट चल रहा होता, वो सरकार की ज़मीन हजम करना चाहते हैं, सरकार को दिखा देंगे देखो जी प्रोजेक्ट लगा रखा है, 3 साल लग गया, उसके बाद ज़मीन अपनी बेचो जाए। तो लोग यूँ फ़ायदा उठा जाते हैं। तो लोगों ने बड़े प्लॉट ऐसे कब्जे किए, मतलब सस्ते ले लिए, और बाद में 15-20 हज़ार रुपये गज बेचे उन्होंने। तो ये होता है, सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा गलत लोग उठा जाते हैं, और जिसको होना चाहिए उसे पता भी नहीं चलता। मान के चलो, ये सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट नहीं देती 2-2 लाख के, ये बने हुए हैं इधर हुडा, इधर 2.5 लाख रुपए के प्लॉट, 50 गज के फ्लैट बना के, जिनको मिलने उनको तो पता भी नहीं लगता, कोई फ्लैट ऐसे आए हुए हैं अप्लाई कर दें, और लोग ले जाते हैं उनके नाम से, और बाद में वो 2.5 लाख वाले ले लेके आगे महंगे बेचते हैं। ये बड़ा रूटीन प्रैक्टिस है, वो गरीब का गरीब वहीं बैठा है फिर ये चीज़ें। या फिर वो झोपड़ी वाला अगर ले भी लेना, सरकार फ्री में दे रही है, ले लेगा, जाएगा वहाँ बैठ जाएगा, जब वो सरकार का सारा क्लियर हो गया अभी बेच सकता है, बेच के वापस फिर झोंपड़ी में आ जाता है, कहता कमाऊंगा कहाँ से, क्या झोंपड़ी में रहूँगा तो सिंपैथी मिलेगी, लोग पैसा दे के जाएंगे, घर में रहूँगा फिर कौन सिंपैथी करेगा। तो वो ये दिक्कत है, वो फिर वहीं झोपड़ी में फिर स्कीम आएगी सरकार की, वेट करता है। ये बड़ी अपने इंडिया में प्रॉब्लम। तो सरकार की सब्सिडी आएगी तो कॉस्ट में से क्या कर लेनी है, कट। मान लो आपने फैक्ट्री लगाई, बिल्डिंग लगाई, मशीनें लगाई, फर्नीचर लगाई, 3 चीज़ें, सरकार ने टोटल 50 लाख दे दिया। अब ये नहीं बताया बिल्डिंग के लिए कि मशीन के लिए कि फर्नीचर के लिए, तो रेशो में कम कर लो भाई। मान लो बिल्डिंग 1 करोड़ की है, मान लो बिल्डिंग 1 करोड़ की है, 70 लाख की मशीनें हैं, 30 लाख का फर्नीचर है, 2 करोड़ लगा है, सरकार ने आपको 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट दी है, गवर्नमेंट ग्रांट 50 लाख दी है, तो आप इसको किस रेशो में बांट लो, 1 करोड़ 70 लाख 30 लाख की रेशो में बांट लो बस। 50%, 35% और 15% बांट लो, तीनों में से कम कर दो बस। 25 लाख इसमें से कम कर लेना, रेशो बना लेना, गवर्नमेंट ग्रांट कम हो जाएगी। ये बिल्डिंग है, ये मशीन है, ये फर्नीचर, 3 चीज़ें लगी हैं फैक्ट्री में, तीनों के लिए 50 लाख दिया है, ये नहीं बताया किस काम के लिए, तो रेशो में बांट लो। कितना आ जाएगा, ये रेशो हो गया, ये 170-30 या 10-7-3। तो आपकी WDV कितनी मानी जाएगी, ये 75 लाख, ये मानी जाएगी 52.5 लाख, ये मानी जाएगी 22.5 लाख। फ्यूचर में डेप्रिसिएशन घटी हुई वैल्यू पे लगाना, समझ आया इस तरह से। तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के बाकी पॉइंट क्या हैं, ठीक है।